भाई हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का, जिसका नाम है भारतीय संविधान के अंदर अधिकार। देखिए, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम समझेंगे कि हमें हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इसी अधिकारों के बाद हम कर्तव्यों को समझेंगे, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझेंगे। अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने जो अधिकारों की मांग 1928 में उठाई, उसको समझेंगे। और फिर हम समझेंगे अधिकारों घोषणा पत्र किसे कहते हैं, और एक एक करके अपने सारे मौलिक अधिकारों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप 4 पार्ट के अंदर वीडियो आएगी। ठीक है, देखते रहना आराम से, बाकी एंजॉय करना, आप ध्यान सुनते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार। देखो, सबसे पहली बात है अधिकार क्या है। बेसिकली जो अधिकार है वो एक मांग है। क्या है? वो एक मांग है, वो एक हक है जो हम सरकार से मांग करते हैं। जैसे भाई मान लीजिए आपका अधिकार जिस व्यक्ति पर होता है आप उसी से मांग करोगे। जस्ट जैसे मान लीजिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किताबें या फिर कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे मान लीजिए पेन कॉपी जो भी चाहिए आपको, तो आपका अधिकार किससे है? वो मांगने का। बात समझ गए? आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अधिकार मेरे माता पिता का है, क्यों मुझे क्या करेंगे, ये पेन कॉपी पेंसिल दिलाएंगे, तो आपका अधिकार है कि मैं जाकर मेरे माता पिता से बात कहूं, है ना। तो आप उनसे अपने हक की मांग करोगे, मम्मी मुझे पढ़ना है और मुझे कॉपी किताब दो। ठीक है, अब जैसे ही वो आपकी बात को मान लेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? अधिकार बन जाएगा, यानी कि उन्होंने आपकी मांग को मान लिया। तो सेम वैसे ही हम जिस देश में रहते हैं वो है भारत, और हमारे देश में एक सरकार है, और वो सरकार जो है हमारे अधिकारों को हमको दे भी सकती है और हमारे अधिकारों को छीन भी सकती है, उसके पास पावर है। अब यदि मान लीजिए आपको कोई अधिकार चाहिए तो आप किससे मांग करोगे? आप सरकार से मांग करोगे कि भाई हमें शिक्षा का अधिकार दो, हमें अधिकार दो एजुकेशन का। बात समझ गए? आप बोलोगे ना, जैसे मान लीजिए जस्ट आपको एक अधिकार चाहिए कि सरकार जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या दे? पेंशन दे। भाई बेरोजगारों को पेंशन दे, तो आपने एक अधिकारों की मांग उठा दी। अब सरकार इसके ऊपर क्या करेगी? विचार करेगी कि भैया जो लोगों ने मांग उठाई है वो उनकी मांग उचित है या फिर अनुचित है ना, क्या हम उसे पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस आधार पर सरकार आपकी मांग को मानती भी है और नहीं भी मांगती। ठीक है, जैसे आपके पास कई सारे अधिकार हैं, बट उनमें से जो 6 अधिकार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे सरकार ने भी माना कि भाई ये अधिकार जनता को मिलने ही चाहिए, तो उन्हीं को बोला गया मौलिक अधिकार। जैसे आपको वोट डालने का अधिकार है, बट वोट डालने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो आप कहोगे जी भैया मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक सामान्य अधिकार है। आप समझ के? राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे अधिकार क्या है, तो आप बोलोगे अधिकार बेसिकली एक मांग है। अधिकार क्या है? एक मांग है। बात समझ गए? क्या है? एक मांग। और मैं अधिकार को अपना हक भी कह सकता हूं कि भाई मैं जिस देश के अंदर रह रहा हूं, हर जनता का अपना अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार से कोई कार्य करवाए, अपनी सरकार से क्या करे? मांग करे। भाई जनता का अधिकार किस पे? अपनी सरकार पे। तो जनता जो है वो मांग करती है। क्या करती है? मांग। किसकी मांग करती है? अपने अधिकारों की मांग करती है कि सरकार हमारे को सड़क बना कर दे, हमें अच्छे अस्पताल बना कर दे। हमारा अधिकार है कि भाई हम पढ़े तो हमारे को स्कूल हो। बात समझ गए? नहीं समझ गए? अब मान लो अगर हमें सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया है, पर अगर देश में सरकार ने स्कूल ही नहीं खोले तो हम शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? बात समझ गए? जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा है कि हमें मान लीजिए कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है ना, तो अगर अच्छी सड़कें नहीं होगी तो क्या अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम पाओगे? नहीं ना। तो आप कहते हो सरकार से कि आप जो हमें अधिकार दे रहे हो उन अधिकारों को पूरा भी करो। बात समझ रहे हो? अधिकार देना ही बड़ी बात नहीं है, अधिकारों की गारंटी को पूरा करना ही बहुत बड़ी बात है। बात समझ गए? तो अधिकार बेसिकली मांग है जो हम सरकार से करते हैं, और हम कहते हैं कि भाई हमारे अधिकार पूरे किए जाएं। और जब ये मांग पूरी हो जाती है तो यही मांग क्या बन जाती है? अधिकार बन जाती है। बात समझ गए? जैसे हम जब गुलाम थे तो हम अंग्रेजों से मांग करते थे अपने अधिकारों की कि हमें भी अधिकार दो सरकार में आने का, हमें भी अधिकार दो आपकी बराबरी पे आने का, हमें भी अधिकार दो अपनी सरकार खुद चुनने का, हमें भी अधिकार दो स्वतंत्रता के साथ घूमने फिरने का, हमें भी अधिकार दो टैक्स जो है आप हमारा शोषण कर रहे हो उससे हमारे को रिलीफ मिले। तो वही हमने मांग करी, और वो जब सारे अधिकार हमारे को मिल गए, हमने कहा उसी को आजादी कहा। क्या कहा हमने? उसी को आजादी। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को उसके सारे अधिकार मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ, बात समझ गई नहीं समझ गई? कैसे? स्वतंत्रता के साथ, और वो अच्छे से अपने जीवन को जी पाता है। और एक व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए जो भी अधिकार उसके जीवन के लिए अनिवार्य है, एक व्यक्ति को जीवन के जीने के लिए क्या है? जीवन जीने के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है। क्या बोला मैंने आपसे? कि जीवन जीने के लिए अधिकार क्या है भाई? बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बिना अधिकारों के व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के समान हो जाएगा। वो पक्षी जिसके पास पंख तो है बट उसके पास उड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने उसे क्या कर रखा है? एक पिंजरे बंद कर रखा है। तो क्वेश्चन पूछेगा भी कि बिना अधिकारों के व्यक्ति क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे बंद पिंजरे में एक पक्षी के समान। बात समझ गए? क्योंकि बिना अधिकारों के हमारा जीवन जीवन नहीं रहेगा, हम किसी के गुलामी में जी रहे होंगे, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था।
ठीक है। तो जीवन जीने के लिए अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिकार किसी देश और उस देश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की सुंदरता को बताता है कि इनके पास यही अधिकार हैं और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। उन्हीं को हम अधिकार बोलते हैं। बात समझ गए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अधिकारों की गारंटी कौन देता है, तो आप बोलोगे अधिकारों की गारंटी देता है सरकार। कौन देती है? सरकार देती है हमारे अधिकारों की गारंटी। कि हम गारंटी देते हैं कि आपसे कोई अधिकार नहीं छीनेगा, और अगर कोई आपसे अधिकार छीनेगा तो इसके लिए सरकार क्या बनाती है? व्यवस्था बनाती है कि आपके अगर अधिकार छीने जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, और ये सारे लोग आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, आपको न्याय देने के लिए बैठे हैं। न्याय कब मिलेगा? जब कोई आपके अधिकारों को छीनेगा। समझ गए? तो वो क्या कर रहा है? आपके साथ अन्याय कर रहा है, और आप जाओगे, फिर प्रावधान है, और कोर्ट में जाकर अपने अधिकार के लिए आप लड़ाई करोगे, और जब आपको न्याय मिल जाएगा तो इट्स मीन कि आपको आपका अधिकार मिल गया। समझ गए? नहीं समझ गए? अब यहां पर हम समझते हैं नेक्स्ट कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं ध्यान से, तो हुआ ये था, हम गुलाम थे। बात समझ गए? और जब हम गुलाम हुए, देखो पहले क्या था? पहले राजतंत्र हुआ करता था। अब जब राजतंत्र हुआ करता था तो उस टाइम पर सुप्रीम पावर राजा के पास थी। अब राजा जो था वो सर्व समझ लो शक्तिमान है भाई, उसके पास ही सारी पावर है। वो चाहेगा तो जनता को अधिकार देगा, वो चाहेगा तो अधिकार नहीं देगा। अब जो भी अधिकार देने हैं नहीं देने डिपेंड किस पे करता है? उस राजा पे। और जो राजा अच्छे अधिकार या जनता को सारे राइट्स देगा वो अच्छा राजा, जो नहीं देगा वो बुरा राजा। समझ गए? नहीं समझ गए? फिर आ गए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने हमारे साथ किया भेदभाव, हमारा किया शोषण, और हमारे भारतीयों को कई सारे अधिकार उन्होंने नहीं दिए। तभी तो हमने आवाज उठाई कि हमें भैया अधिकार चाहिए, और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और हमने संघर्ष किया अपने अधिकारों के लिए। उसी को बोलते हैं आजादी की लड़ाई, कि हम आजाद होंगे। यानी कि मतलब ये नहीं था कि अंग्रेजों ने हमें पकड़ रखा था, इन द सेंस कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। और फिर हमने अपने अधिकारों की मांग उठाई। तो जो अधिकारों की मांग उठी वो बहुत पहले से उठी। बात समझ गए? उसी में एक मांग आती है, बात समझ रहे हो? कब? 1928 में। समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझते जाना। 1928 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता। तो जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, बात समझ गए, इन्होंने 1928 में अधिकारों की मांग उठाई थी। क्या उठाई? अधिकारों की मांग। किससे उठाई भाई? क्योंकि उस टाइम हम गुलाम है, तो अंग्रेजों से उठाई होगी। अधिकारों की मांग उठाई, और इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम भारतीयों को हमारे सारे अधिकार दो जो आपके देश ब्रिटेन में लोगों को दिए जाते हैं। यानी कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक अधिकारों की मांग उठाई और अंग्रेजों से कहा कि हम भारतीयों को हमारे अधिकार मिलने चाहिए और हमें हमारे अधिकार दो, क्योंकि जो इस टाइम पर अंग्रेज थे वो हमारा शोषण कर रहे थे, ठीक है, और हम आजादी लड़ाई लड़ रहे हैं इस टाइम पे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने जब 1928 में अधिकारों की मांग उठाई तो इनकी बहस हो गई किससे? अंग्रेजों से। और इन्होंने कहा कि हम जो है अपना खुद का संविधान बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? अपने खुद का संविधान बनाएंगे। और मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से कहा कि हम भारतीय लोग अपने खुद का संविधान बनाना चाहते हैं। बात समझ गए? जिसमें हम अपनी जनता को सारे अधिकार देंगे जिसकी हम आपसे मांग कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम लोग नहीं बना पाओगे अपने अधिकार, तुम्हें संविधान की नॉलेज नहीं है, तुम संविधान नहीं बना पाओगे। और एक तीखी बहस हो गई मोतीलाल नेहरू जी में और अंग्रेजों में। ठीक, अब अंग्रेज और मोतीलाल नेहरू जी में ये कंट्रोवर्सी थी कि हम चाहते थे हमारे अधिकार मिले और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इनको अधिकार मिले, क्योंकि अगर इनको अधिकार मिल गए तो फिर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हम इनको गुलाम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हम अपना संविधान बनाएंगे और हमें आजादी चाहिए। बट मैंने कहा ना अंग्रेज राजी नहीं थे, तो शर्त लग गई यहां पर ही। तो मोतीलाल नेहरू जी से उस समय अंग्रेजों से एक शर्त लगी कि अगर भारतीय लोग अपना संविधान बना ले, हालांकि उनको लगता था कि हम अपना संविधान नहीं बना पाएंगे, वो लोग हमें अनपढ़ समझते थे कि हम नहीं बना पाएंगे, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हमें अधिकारों का नहीं पता है, हमें संसद का नहीं पता है, हमें चलाना नहीं आती सरकार। बट ऐसा नहीं था, हम सीख गए थे उस टाइम पर। तो बहस हुई और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हम अपना खुद का संविधान बना सकते हैं, बस आप हमें गारंटी दो कि आप उन संविधान के अंदर जो हम जनता को अधिकार देंगे आप उन्हें लागू करवा दोगे, आप उन्हें वैलिड कर दोगे, आप उन्हें मान्यता दोगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप जो अपना संविधान बनाओगे और उस संविधान में जो आप अपनी जनता के लिए अधिकार बनाओगे वो सही होने चाहिए, और अगर वो सही होंगे इस बात का पता लगेगा कि आपके देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी उन अधिकारों को, आपका बनाया हुआ संविधान को हाँ करनी चाहिए। और मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में संविधान बनाया भी था। समझ गए? क्लियर? उसमें मौलिक अधिकार भी थे, उसमें अधिकार भी थे, समझ रहे हो? और बहुत अच्छा बना था वो भी। बट जो शर्त थी वो ये थी कि भारत की हर एक पार्टी उसको हाँ करेगी। तो भारत में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। बात समझ गए? उस मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, मतलब वो पार्टी भी अंग्रेजों की बनाई हुई थी। ठीक है, तो उनकी साठ गांठ हो गई थी अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग भारतीय पार्टी थी। तो शर्त के मुताबिक ये था कि भैया वो जो मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान बनाया है उसको हर एक पार्टी हाँ करेगी, भारत की होनी चाहिए, वो बाहर की तो छोड़ दो।
ठीक, तो मोतीलाल नेहरू जी के संविधान को बनाया, उसको मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है भाई, हम इसको मना करते हैं, हमें ये अधिकार नहीं चाहिए। तो शर्त के मुताबिक अब मोतीलाल नेहरू जी हार गए, समझ गए। और इसके बाद जो हमारा 1928 में हमने जो संविधान बनाया था, जो जिसमें हमने अधिकार भी दिए थे, वो हमारे लागू नहीं हो पाया, अंग्रेजों ने उसे मान्यता नहीं दी, बट हमने कोशिश की थी यहाँ पे, समझ रहे हो। और इसके बाद मोतीलाल नेहरू जी को बहुत बुरा लगता है और वो राजनीति संन्यास ले लेंगे। इसके बाद कहेंगे मैं कभी राजनीतिक हिस्सा नहीं बनूंगा, बहुत बुरा लगा उनको। इसके बाद मोतीलाल नेहरू जी राजनीति छोड़ देते हैं और अगले ही साल जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक नया अध्यक्ष चुनती है और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के क्या बनते हैं, हेड बनते हैं, समझ गए, कांग्रेस के हेड बनते हैं। और कांग्रेस के हेड बनने के बाद लाहौर में अधिवेशन करते हैं, क्या करते हैं, लाहौर में अधिवेशन। तो जो लाहौर के अंदर अधिवेशन करते हैं, ये अधिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो भारत के अंदर आजादी के टाइम तक बहुत फेमस पार्टी थी, समझ रहे हो। आज भी भारत की एक बड़ी पार्टी में उसका नाम आता है नेशनल पार्टी में। अब तो बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है, बट बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, ठीक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, है ना। तो 1929 में कांग्रेस के हेड बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और कांग्रेस जो पार्टी है उसमें भारत के सारे लोग जुड़े हुए थे, कोई केरल से, कोई तमिलनाडु से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई गुजरात से, कोई असम से। तो ये सब लोग ना साल में एक बार बैठक किया करते थे, कहीं पर भी भारत का शहर होगा, कोई भी एक शहर भारत का होगा, साल में वहां एक बार इकट्ठा होंगे सारे मेंबर्स कांग्रेस के, और ये बैठक किया करेंगे, और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। तो 1929 में, बात समझ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, यानी कि कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने उस पार्टी के, ठीक है। और जो इनका रूल था कि हर साल बैठक करेंगे दिसंबर महीने में, तो लाहौर में दिसंबर में बैठक हुई, और इस बैठक को युवा नेता जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो लीड कर रहे थे, किसके बाद, अपने पिताजी की बेइज्जती के बाद, बात समझ गए। और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि भैया सुनो, अब हम जो अंग्रेजों से अब तक भीख मांग रहे थे कि हमें क्या दो, आजादी दो, हमें अधिकार दो, हमें मान्यता दो, फलाना ढिमकाना, अब भीख नहीं मांगेंगे। अब हमारा सिंपल टारगेट होगा कि अब हम अंग्रेजों से डायरेक्ट भिड़ेंगे और हमें चाहिए अब स्वराज यानी कि आजादी चाहिए, समझ गए। और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, कहां पर हुआ था अधिवेशन, लाहौर में, लाहौर अब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसी लाहौर अधिवेशन में उन्होंने घोषणा करी कि अगले साल से हम जनवरी के अंदर बैठक किया करेंगे कांग्रेस की। तो देखो 1929 में लाहौर में ही हुआ, और इसके जस्ट अगले महीने ही 1930 में 26 जनवरी 1930 को, ठीक इसके अगले महीने कब, 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, कितने महीने बाद, ठीक अगले ही महीने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 29 में कह दिया दिसंबर महीने में कि अब से इसकी जो बैठक है कांग्रेस की वो जनवरी महीने में हुआ करेगी, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू जी के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा, लाहौर में अधिवेशन किया। और इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण मानना क्योंकि इसी अधिवेशन के अंदर हमने पहली बार क्या बनाया, आजादी का दिन बनाया। क्या बनाया हमने इसी अधिवेशन के अंदर पहली बार, आजादी का दिन बनाया। हमने इसी अधिवेशन के अंदर झंडा फहराया, क्या फहराया, झंडा फहराया, और जनगण मन गाया। क्या गाया हमने, जनगण मन गाया। और जनगण मन गाकर हमने आजादी का दिन बनाकर जनगण मन गाकर हमने जश्न मनाया, और हमने कहा कि अब हम अंग्रेजों से कंप्लीट यानी कि पूरी स्वतंत्रता लेंगे। अब हमें उनसे कोई भीख नहीं चाहिए कि हमें अधिकार दो, हमें मान्यता दे दो, हमें अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। हम अपने देश का संविधान खुद बनाएंगे, हमारी सरकार होगी, जनता को हम सारे अधिकार देंगे। और यही शुरू हुआ। ये इसीलिए मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, बट उसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया, क्योंकि ध्यान रखना ये डेट जो है इसको हम याद रखना चाहते थे, क्लियर है, जो 1930 में हमने बनाई थी। इसी डेट की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम संविधान को थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, क्या रखेंगे, होल्ड पे, और हम उसको 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि ये दिन हम भूलना नहीं चाहते थे। आप समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे देश में आपको पता ही है घटनाक्रम क्या होता है, खुद आप 12th क्लास में आओगे तो वहां पढ़ोगे। इसके बाद आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के अंदर आजादी के आंदोलन शुरू होते हैं, फिर इसके बाद बैक टू बैक कई सारे आंदोलन शुरू होंगे, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और फाइनली आप सभी को मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि हमें आजादी मिलेगी 15 अगस्त को। कब मिल जाएगी हमें आजादी, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। और जैसे ही हमें आजादी मिलेगी, आपको पता होगा उससे ठीक पहले हमारा क्या बन रहा होगा, संविधान। क्या बन रहा होगा, हमारा संविधान बन रहा होगा। और आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और हमारा संविधान बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। और जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा, बात समझ गए, उसके बाद अब भारतीय जनता जो है वो किसके द्वारा शासित होगी, इस संविधान के द्वारा।
अब ये संविधान हमारे देश को चलाएगा। और मैंने बताया भी था कि जो हमारा संविधान था उसके अंदर कितने भाग बनेंगे, कितने अनुच्छेद बनेंगे और कितनी अनुसूचियां बनेंगी। बात समझ गए? कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां और कितने भाग। तो मैंने बताया था 22 भाग थे जो संशोधन होकर अभी 25 हो गए हैं, और अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8 जो अभी संशोधन होकर 12 हो गई, और अनुच्छेद जो है वो संशोधन होकर 465 प्लस हो चुके हैं। बात समझ गए? तो इसी भाग 22 भागों में से जो भाग नंबर कौन सा है हमारा 3, इसी 22 भाग में से भाग नंबर 3 जो है, ये भाग नंबर 3 के अंदर आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हमारे को क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकार। क्या बोला मैंने आपसे कि हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में, किसमें, भाग 3 में, आज समझ गए, भाग 3, और जो भाग 3 के अंदर आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35। इसमें हमारे को क्या दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार, और यही है जिसमें हमारी जनता को मौलिक अधिकार दिए गए, और इसी को बोला जाएगा अधिकारों का घोषणा पत्र। क्लियर है? क्या बोला जाएगा, अधिकारों का घोषणा पत्र। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने और कब उठाई, तो आप बोलोगे भारत के अंदर अधिकारों की मांग सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में उठा दी। ठीक है, और वहां प्रयास हुआ बट मैंने बताया फेल हो गए, और फिर उसके बाद आजादी का दिन बनाया और फाइनली हम आजाद हुए, और आजाद होने के बाद हमारे संविधान के अंदर 22 भागों में से जो भाग नंबर 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 में हमारे भारत की जनता को मौलिक अधिकार दिए गए, और ये मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में लिखे हैं, और जहां पर मौलिक अधिकार लिखे होते हैं किसी भी देश के अंदर, उस भाग को, उस एरिया को या उस पत्र को कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। तो क्वेश्चन पूछे कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि जिस भी, कई देशों के अंदर जनता को अधिकार दिए गए हैं, और जिस भी देश में जनता के जो अधिकार होते हैं वो जहां भी, जिस भी संविधान में जिधर भी लिखे होते हैं, बात समझ गए, उसी पत्र को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो हमारे संविधान में क्या लिखे है, भाग 3 में, तो भाग 3 क्या होगा, हमारे अधिकारों का घोषणा पत्र होगा। समझ गए? अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे को कौन कौन से अधिकार मिले थे। देखो मौलिक अधिकार जो है मैंने भी आपको समझाया कहां मिले, हमारे भाग 3 में। तो मैंने क्या बताया आपको, हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में। अच्छा ये बात समझना ध्यान से, कुछ भाग मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे संविधान के अंदर कुल भाग कितने हैं, तो ध्यान रखना हमारे संविधान के अंदर कुल भाग है 22, मैंने ये बताया आपको। और अनुच्छेद कितने हैं, तो ध्यान रखना अनुच्छेद जो है हमारे संविधान के अंदर वो है आपके 395 जो संशोधन होकर 465 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, दिख रहा होगा ना भाई सभी को, है ना। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 22 भाग है उनमें कुछ भाग इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए कि इस भाग में क्या लिखा है, इस भाग में क्या लिखा है। और प्रारूप समिति मैंने पढ़ाई भी था आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर, ये सब डिसाइड किया था प्रारूप समिति ने कि किस भाग में क्या होगा। और हमारे संविधान के हर भाग में अपना एक टॉपिक है जिसके ऊपर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, समझ गए। तो अगर मान लीजिए आपको कल को कोई स्पेसिफिक चीज पढ़नी है, जैसे मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, तो आप पूरा संविधान ना पढ़कर संविधान का भाग 5 पढ़ोगे तो आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जस्ट ऐसे ही हमारा संविधान खूबसूरत तरीके से बनाया गया है ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर जैसे भाग 1 है, क्या है, भाग 1। अब भाग 1 जो है इसमें लिखा है स्टेट और यूटी के बारे में। किसके बारे में लिखा है, स्टेट और यूटी, कि भाई हमारे भारत में कितने स्टेट और कितने यूटी है, वो कैसे शामिल होंगे, कैसे हटेंगे, कैसे टूटेंगे, कौन सा राज्य कैसे बनेगा। और इनका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1 से लेकर 4। क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर 4। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर भाग 2 है। भाग 2 में किसका जिक्र है, नागरिकता का, सिटीजनशिप, कि भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे भारत के अंदर किसी को नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता के जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सब किसमें लिखी है, 5 से 11। और वहीं हमारे संविधान के अंदर है भाग 3 जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। क्या लिखा है भाग 3 में, मौलिक अधिकार। अब जो मौलिक अधिकार है इसका जिक्र किसमें है, तो आप बोलोगे 12 से लेकर 35। देखो समझ आया, यानी कि जो 395 आर्टिकल है उसमें से शुरू के 4 आर्टिकल भाग 1 में आते हैं, फिर 5 से लेकर 11 आर्टिकल भाग 2 में आते हैं, फिर 12 से लेकर 35 भाग 3 में आते हैं। समझ गए, यानी कि आप 12 से 35 खत्म करो या भाग 3 खत्म करो, खत्म ये पूरा ही होगा, क्योंकि भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल आ रहे हैं। तो अगर आप 12 से 35 आर्टिकल पढ़ते हो तो आपके मौलिक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे और भाग 3 भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे बनाया हमारा संविधान। और भाग 4 जो है उसमें क्या है, तो आप बोलोगे भैया भाग 4 जो है इसके अंदर है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात समझ गए, इसका आर्टिकल है 36 से लेकर 51। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे भाग 4 के बाद आता है भाग 4A, इसमें लिखे हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के बाद क्या आएगा, भाग 4A, और भाग 4A में लिखे हैं हमारे 4 के बाद 5 नहीं आएगा, ध्यान रखना,
4 के बाद आएगा भाग 4A और इसमें लिखा है हमारे मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए थे, अभी समझाऊंगा आगे जब मैं आपको डीपीएसपी की बात पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये है 51 के अंदर ए से लेकर, आप समझ गए, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11, ठीक है। आर्टिकल 51A में है। और फिर आता है हमारा भाग 5, हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5 है। कितना बड़ा भाग है ये, इसमें अकेले 100 आर्टिकल है, यानी कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है भाग, और सबसे इंपॉर्टेंट भाग 5 ही मान लो आप, एक 3 और एक 5, समझ गए। क्योंकि आपके जो काम लायक है ना वो 5 और 3 ही है, महत्वपूर्ण तो बहुत है ये, क्योंकि अकेले 395 में से 100 आर्टिकल वो भाग 5 में आते हैं, पूरे 100 आर्टिकल। इसके अंदर जो आर्टिकल है इसमें लिखा है संघ के बारे में, यानी कि केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी, इसमें संघ केंद्र के बारे में, इसी में संसद के बारे में, इसी में राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्र, भाग 5 में ही संसद के बारे में, भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कैग के बारे में, बात समझ गए, क्लियर, सारा मेंशन है इसी में। इसी के अंदर आपका जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ता है सरकार के, वो भी इसी के अंदर मेंशन है, महान्यायवादी, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर। तो भाग 5 अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, पार्ट है। इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल शुरू होते हैं 52 से लेकर 151, तो अगर आप गिनोगे ना तो टोटल 100 आर्टिकल है इसके अंदर। फिर भाग 6 में राज्य के बारे में, कैसा है भाग 6 में, राज्य के बारे में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाग 6 में राज्य है, स्टेट, इसके अंदर लिखा है आपके किसके बारे में, इसका आर्टिकल आपका, समझ गए नहीं समझ गए। तो भाग 6, फिर इसके आर्टिकल, ऐसे करते करते हमारे संविधान के अंदर कुल कितने भाग हो जाएंगे, भाग 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आर्टिकल करते करते 395 आर्टिकल, समझ गए। तो इस तरह से हमारे संविधान को बांटा गया है। तो हमें जो पढ़ना है, जो हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या समझना है, भाग 3, समझ गए, ये हमारा मेन टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर, भाग 3 है, हमें ये पढ़ना है, समझ गए। तो मैंने कहा ना हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में क्या दिए गए हैं, तो आप बोलोगे भाग 3 के अंदर दिए गए हैं मौलिक अधिकार, समझ गए। और कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखना, अब ये मौलिक अधिकार हैं 6, अभी कितने हैं, तो आप ध्यान रखना, अभी हमारे जो मौलिक अधिकार है वो 6 फंडामेंटल राइट है हमारे, बट पहले कितने थे ये, ध्यान रखना, पहले जब हमारा संविधान बना था तो ये मौलिक अधिकार हुआ करते थे 7, कितने फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। फिर भैया एक कहां चला गया मौलिक अधिकार हमारा, तो मैं भी समझा देता हूं आपको, ध्यान सुनना। तो हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे उसको समझ लो ध्यान से आप, है ना, वो कौन कौन से थे। जैसे हमारा पहला मौलिक अधिकार था, उसका नाम था समानता, क्या नाम था उस मौलिक अधिकार का, समानता। अब जो हमारा पहला मौलिक अधिकार समानता था, इसका जिक्र जो था वो जिक्र था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में। फिर हमारा दूसरा मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता, क्या था, स्वतंत्रता, और इसका जिक्र था 19 से लेकर 22 में। और तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बात समझ के समझ जाना आप। 23 से 24 किसमें इसका जिक्र, 23 से 24 में। और फिर उसके बाद आता है हमारा धर्मनिरपेक्षता या धार्मिक सुंदरता का अधिकार, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, धार्मिक सुंदरता का अधिकार, और ये आता है हमारा 25 से 28 में। फिर उसके बाद आता है हमारा 5वां मौलिक अधिकार, जिसको हम बोलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, क्या बोलते हैं इसको हम, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, क्लियर। तो ये जो था हमारा क्या था, इसके बाद 29 से 30 में था, ठीक है। और फिर हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, क्या कहा था, आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समझ गए, रीड आती है इसके अंदर बेसिकली, उपचार का अधिकार, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करना, देखो 14 से 18 में समानता, उसके बाद सुंदरता जो है 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक सुंदरता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है 32 में है। यहाँ एक आर्टिकल मिस हो रहा है, वो है आर्टिकल 31। अब समझ आया कौन सा आर्टिकल यहाँ पर मिस है, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर एक आर्टिकल था जो मिस है, आप समझ गए, और यही आर्टिकल था आर्टिकल 31। क्या था, आर्टिकल 31। तो जो आर्टिकल नंबर 31 था, इसके अंदर ही था संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार था, इसी में संपत्ति का अधिकार, बात समझ रहे हो। आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। अब जो ये संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया, कब हटाया गया, तो ध्यान रखना, इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में, कब, 1978 में संशोधन हुआ, उसको बोलते हैं 44वां संशोधन, क्या बोलते हैं उसको, 44वां संशोधन। तो जो 44वां संविधान के अंदर हमारे संशोधन हुआ, इस संशोधन के माध्यम से जो हमारा संपत्ति का अधिकार, छठा मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले,
है ना, उसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और यहां से हटाकर इसे एक सामान्य अधिकार बना दिया गया और इस वाले अधिकार को जाकर 300A में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? 300A में। तो पहले ये क्या था? हमारा अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, बट अभी ये सिर्फ सामान्य अधिकार है। समझ गए? जब मौलिक अधिकार था सरकार नहीं छीन सकती थी, छीनती तो आप कोर्ट जा सकते थे, अब सरकार इसे छीन सकती है। क्योंकि देखो संपत्ति के अधिकार में ये था कि सरकार कोई काम कर रही है, कहीं रोड बना रही है, कहीं अस्पताल बना रही है, कोई भी सरकार प्रगति का कार्य कर रही है, तो उसमें किसी की संपत्ति आ गई तो सरकार जब उसकी संपत्ति को एक्वायर करती थी या फिर उसका संपत्ति का अधिग्रहण करती थी, तो वो लोग संपत्ति के अधिकार के तहत कोर्ट चले जाया करते थे और अपनी संपत्ति को बेचा नहीं करते थे। जस्ट बिकॉज आप मान लीजिए कि पीछे 100 किलोमीटर से ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही है, अब बीच में किसी का खेत आ गया, वो कह रहा है मैं खेत नहीं बेचूंगा, आप अपनी ट्रेन साइड से घुमा के ले जाओ। भाई ट्रेन है वो, कोई तुम्हारी साइकिल थोड़ी ऐसे उठा के पटक दोगे। तो इस सरकार कहती थी बेच दो भाई, आपको जो इस खेत का मुआवजा मिलेगा, जो भी आपको अमाउंट है वो दे देंगे। बट कई लोग ढीठ थे, बेचते नहीं थे, तो सरकार ने प्रगति वगैरह में कार्य करने में इसको बाधा दे दी। संपत्ति के अधिकार के तहत लोग कोर्ट चले जाया करते थे, सरकार ने संपत्ति के अधिकार को अगर फिर यहाँ से हटाया और इसको हटाकर सामान्य अधिकार कर दिया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब भी कोई प्रगति का कार्य किया जाएगा, जब भी सरकारी काम किया जाएगा, तो सरकार आपकी जमीन को एक्वायर कर सकती है। ध्यान रखना, सिर्फ सरकार कर सकती है, कोई अदर व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सरकार कोई वहां पर विकास का काम कर रही है तो सरकार आपसे वो जमीन का अधिग्रहण कर सकती है आपको, लेकिन उसके बदले में मुआवजा देगी सरकार। बिना मुआवजा करेगी तो आप तो कोर्ट चले जाना, फिर नहीं समझे। बट अभी कर सकती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले नहीं कर पाती थी, पहले कोर्ट चले जाते थे लोग कि भाई हमारा संपत्ति का अधिकार हम नहीं बेच रहे। समझ गए? तो ये इसीलिए थोड़ा सा ना सरकार को खटक रहा था और 1978 में सरकार ने इसको हटा दिया। और उस समय सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की। ध्यान रखना, ये बात भी पूछी हुई है कि जब इसको हटाया गया था सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की। और पीएम जो थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था उनका? मोरारजी देसाई। उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हटाया था ये। समझ गए? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में 44वें संविधान संशोधन से उसको हटाया था। आई होप आपको ये वाली बातें सारी समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम सारे अधिकारों को पढ़ते हुए चलेंगे कि समानता के अधिकार में क्या बताया गया है और किस प्रकार की समानता मिली है। आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, एक एक चीजें। फिर मैं आपको डीपीएस भी बताऊंगा, सारे डीपीएस भी पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद हम तरीके से हम चैप्टर खत्म करेंगे। जय हिंद।